नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जेटीसी आईएएस के इस मंच पर। मैं डॉक्टर पवन शर्मा एक बार पुनः प्रस्तुत हूं आपके सम्मुख। और हम लोग जो है यूपी पीसीएस के पुराने प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। इसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 2020 का पूरा हो चुका था, 2019 का जो है 50 प्रश्न हो चुका था। आज उसी क्रम से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे सम्मुख जो है 51 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे दाम है। दाम के बारे में बता रहे हैं कि दाम जो है तांबे की मुद्रा होती थी, बिल्कुल होती है थी। दूसरा विकल्प इसमें है देसाई। देसाई राजस्व अधिकारी हुआ करते थे महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि में। तीसरा है दीवान। दीवान क्या होते थे? प्रांतीय राजस्व के प्रमुख हुआ करते थे, यानी प्रांतीय राजस्व व्यवस्था के ये हेड हुआ करते थे। ये तीन के तीनों हमारे सही हैं। और पूछ रहा कि कौन सा सही नहीं है, कौन सुमेलित सही नहीं है। तो अगला विकल्प देखते हैं जरीब। जरीब को बता रहा है कि यह एक प्रकार का कर। यह कर नहीं था, बल्कि क्या था? भूमि मापने की इकाई थी। इस तरह से हमारा यह सही नहीं है और यही इसका सही उत्तर होगा। इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो जरीब हमारा सही सुमेलित नहीं है। जरीब क्या होता है? भूमि मापने की इकाई थी, न कि किसी प्रकार का कर। तो ये हमारा उत्तर डी होगा इसका। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है। इस प्रश्न में सूचियों का प्रश्न है। दो सूचियां हमें दी गई हैं और हमें कूटों का चयन नीचे से करना है। अगर आप देखें इधर सूची 1 में मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ तथा अमीर खुसरो है। तो अमीर खुसरो के बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्हें भारत का तोता कहा जाता था, तूतीय हिंद कहा जाता था। और इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध थी, वो है आशिका। इसमें देख लेते हैं न, तो चंदायान, आशिका, पद्मावती कथा, राज विबोध का नाम लिखा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से डी हमारा यहाँ पे मिल रहा है 2 से, आशिका से। अब जब हमारा कोई ये इन तरह के प्रश्नों को जब हम सॉल्व करते हैं, तो कोई भी विकल्प हमारा अगर एक मिल जाता है तो पहले हम लिस्ट में आके देखते हैं वो मिल रहा है कि नहीं। यदि वो एक ही जगह पे है, एक से अधिक जगह पे नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा वो सही उत्तर है। किंतु अगर वो विकल्प एक से अधिक जगह पे है, तब हम दूसरा विकल्प मिलाते हैं। अगर वो दूसरा विकल्प भी एक से अधिक जगह यानी 2 जगह है, तब हम तीसरे विकल्प की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारी ऊर्जा का भी बचत होता है, हमारी समय का भी बचत होता है। ठीक है, तो परीक्षा हाल की जो मनोदशा होती है, उस मनोदशा में अगर हम ज़्यादा प्रयास करेंगे तो वो भी ठीक नहीं, क्योंकि हमें निश्चित समय में प्रश्नों को करना होता है। और यूपी पीसीएस में आप जानते हैं कि निगेटिव मार्किंग भी अब बिल्कुल हर परीक्षा में हो रही है। कहीं उसमें कोई दो राय नहीं, कि शक नहीं है कि वो नहीं होगी। तो उस माइनस मार्किंग से भी हमें तालमेल बनाना होता है। तो अमीर खुसरो की आशिका हमें देखें कि D2 एक विकल्प के रूप में है और ये D2 कहीं अन्यत्र नहीं है। इस तरह से हमारा इसका ये जो सही उत्तर बी होगा। और अन्य को भी मिला लेते हैं। मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो चंद्रयान है। दामोदर कवि की जो रचना है वो पद्मावती कथा है। और सोमनाथ की जो रचना है वो है राग विबोध है। इस तरह से हमारा ये बी विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न आपके सम्मुख है। इसमें है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तानसेन के से संबंधित प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कभी उनका नाम पूछा गया है कि उनका नाम क्या है और वो किसके दरबार में रहते थे, नवरत्नों में थे, कहाँ थे। तो इससे संबंधित तमाम प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर इसका सही उत्तर देखें तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह जी, जिनका रीवा नाम भी मिलता है, तो इनके दरबार में तानसेन गाते थे स्टार्टिंग में। बाद में अकबर के दरबार में जाते हैं यहाँ से और उनके नवरत्नों के रूप में प्रख्यात होते हैं, विख्यात होते हैं, मान सम्मान कमाते हैं। और ये संगीतकार थे, गायक थे। और साथ ही साथ इनका जो नाम था वो राम तनु पांडे था। इससे भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि इनका प्रारंभिक नाम जो है राम तनु भी पूछा जाता है। और इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर शहर में है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से हमारा ये विकल्प एक सही है। ये जाना नहीं चाहते थे राजा रामचंद्र सिंह के दरबार से, लेकिन राजा ने, रामचंद्र जी ने भी इनको प्रोत्साहित किया और अकबर ने भी बड़े सम्मान से, अदब से इनको अपने यहाँ आमंत्रित किया। तो ये कहानी तानसेन जी की हो गई। सूची वाला एक प्रश्न आपके सम्मुख है। विभिन्न वंश और उनकी राजधानियां पूछा जाता है। कभी कभी उनके संस्थापक पूछते हैं, कभी राजधानियां पूछते हैं, तो राजधानियों को मिला लेते हैं। पल्लव की राजधानी
पल्लव की राजधानी कांची, पांड्य की राजधानी मदुरई, और यादव देवगिरी के थे। बिल्कुल, तो बचा कौन? काकती, वारंगल बच गया। मिला लेते हैं, A2 देख लेते हैं कहीं है। A2 में 3 विकल्प हैं। देखिए मैं वहाँ बात कर रहा था, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी हमारी सी जो है, जो विकल्प सी है वो पहले ही हमारी दौड़ से बाहर हो गया, उत्तरों की दौड़ से। तो A2B3, A2B3 कहाँ है? A2B3 यहीं है, कहीं अन्यत्र नहीं है, तो बहुत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। C4 भी यहीं है, देवगिरी के यादव। आप जानते हैं कि इसके जो आखिरी स्वतंत्र राजा थे, राजा रामचंद्र जी, उनका नाम था रामचंद्र जो है उन्होंने क्या किया था? मलिक काफूर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। तो हमारा ये बी विकल्प सही है और यही इसका सही उत्तर है। मध्यकाल से ही, ये भी मध्यकालीन इतिहास से एक अच्छा प्रश्न आपके सम्मुख है। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नंबर 1 पे है राबिया दौरानी का मकबरा, औरंगाबाद में है ये। शेर शाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, और अटाला मस्जिद जौनपुर में। 4 के 4 विकल्प है, इनका क्रम बनाना है कि कौन सबसे पहले। तो अगर अटाला मस्जिद की बात की जाए तो सबसे पहले 1408 में इब्राहिम शाह सरकी, जो सरकी वंश के राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया। फिर अगर बात करें तो 1545 में कलिंजर को किले को जीतने के क्रम में जो है शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 2 विकल्प मिल गए। तीसरी विकल्प अगर हम बात करें 1556 में जो है हुमायूं की मृत्यु हुई थी, और ये जो है इनका मकबरा भी, और भी चीज़ें इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और 1660 में जो है ये जो है रबिया उद्दौरानी का मकबरा जो है औरंगाबाद में बना था, जिसे दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं। औरंगजेब ने अपनी पहली बीबी दिलरास बानो के लिए जो है मृत्यु पर ये बनाया था, मकबरा बनवाया था। और शेर शाह सूरी का मकबरा जो है 1545 में उनकी मृत्यु के बाद बना था, अगस्त 1545 में। हुमायूं का मकबरा जो है 1556 में जब वो ख़त्म हो गए थे, तो 1572 में आप देखें कि 1572 में ये इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और ये अपनी तरह का अद्वितीय है जो इनका हुमायूं का मकबरा है। ये फारसी शैली में बना था, लाल पत्थरों का उपयोग हुआ था, या बागान शैली भी पूछा जाता है कि बाग शैली या बागान शैली या गार्डन शैली जो है, तो ये तीनों इससे इन्वॉल्व हैं। और इससे जुड़ी एक और अच्छी खबर आपको बता दें जो हाल फिलहाल पूछी जाती है, वो है 1993 में यूनेस्को जो एक संस्थान है विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। तो ये कहानी हो गई हुमायूं के मकबरा के संबंध में। उत्तर देख लेते हैं हम लोग। उत्तर देख लेते हैं। तो पहले हमारा 1408 है, चौथा विकल्प जहाँ से शुरू होगा। तो चौथा विकल्प हमारा बी में एक ही जगह है, कहीं अन्यत्र नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए एक और देख लेते हैं। 1400 के बाद जो है 1545 आता है। 1545 हमारा दूसरा विकल्प है और वो भी यहाँ मिल रहा है, अन्यत्र ये विकल्प कहीं नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमारा ये सही उत्तर होगा बी। तो ये थोड़ी थोड़ी चर्चा भी हम लोगों ने जान लिया कि अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में है, 1408 में बनी थी और सबकी चर्चा हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास का ही ये भी प्रश्न है और बहुचर्चित है, अकबर से संबंधित प्रश्न है। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा, सही नहीं का चक्कर नहीं है। मनसबदारी व्यवस्था राज के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, बिल्कुल सत्य है ये बात। 1575 में अकबर ने इसका प्रारंभ किया था। इसके प्रारंभिक जो कुछ अंश जो है मिलते हैं किससे, जो मंगोलों की दशमलव प्रणाली थी तुर्कों की, उससे। लेकिन ये अपने आप में एक नया व्यवस्था था पूरे भारत में। और देखें इसके माध्यम से पद का विभाजन होता था, कौन किस पद पे है। किसी राज्य में, किसी शासन प्रणाली में या किसी संगठन में विभिन्न पद होते हैं, प्रशासन को चलाने के लिए बहुत सारे पद होते हैं। तो उनमें से एक क्रम होता है उच्चता निम्नता का, और उसी हिसाब से उसकी जिम्मेदारियां, उसका वेतनमान इत्यादि निर्धारित होता है। तो वो उसी पद यानी रैंक से संबंधित था ये मनसबदारी व्यवस्था। इसमें जात और सवार का भी विवरण मिलता है। जात से मतलब उसकी स्थिति से होता था, सवार से मतलब होता था कि वो कितने सैनिक रख सकता है। ठीक है,
तो मनसबदारी का पद पैतृक था, तो मनसबदारी का जो पद था वो पैतृक नहीं था, ये गलत है और सही उत्तर का चयन करना है तो हमारा ए विकल्प सही है, केवल एक सही है, अन्यत्र नहीं सही है, और यही इसकी कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से एक बहुचर्चित प्रश्न आपके सम्मुख है। इसके जो अंश हैं कई बार अलग अलग रूपों में रिवाइज हुए हैं, प्रश्न पत्रों में आए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड किया है, कई संधियों को एक साथ कर दिया है। अमूमन किसी संधि की साल या उससे जुड़ी घटना को पूछता है। तो 4 संधियाँ आपके सम्मुख हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है और कूटों का सही चयन करना है। तो देखते हैं। सूची 1 में है इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालाबाई की संधि और मद्रास की संधि। तो इलाहाबाद की संधि को अगर देखें तो ये 1765 में 12 अगस्त को हुई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद मद्रास की संधि हुई थी। मिला लेते हैं। A4 कहीं मिल रहा है? A4 हमारा 2 विकल्पों में है, A में भी है, C में भी है। तो B और D यहीं से हमारे जो है दौड़ से बाहर हो गए। A4 मिल रहा है। अब मिला लें मंगलौर की संधि जो है ये 1784 में हुई थी, बिल्कुल सही है। B2 मिला लेते हैं। तो देख लीजिए पहली बार ऐसा हम लोगों को इस पेपर में मिल रहा है कि B2 2 जगह पे है। तो अब तो तीसरे विकल्प की तरफ चलना पड़ेगा, तीसरा मिलाना ही पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो मद्रास की संधि भी बहुत चर्चित थी, जो इसके बाद हुई थी, ये थी 1779 में, 69 में। तो आपका D3 देख लेते हैं। D3 यहां मिल रहा है। D3, A4, B2 और D3 3 मिल गया। तो बचा है एक ही है, सालाबाई की संधि। 4 के चारों विकल्प हमारे सही हो गए। और इस तरह से देखें कि D और D बाहर थे, A और C में दौड़ थी, और ये उत्तर हमारा C सही है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसकी, क्योंकि इससे जुड़ी चीजें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एक सेकेंड, एक घूंट पानी पी ले जाए। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में, बहुचर्चित संधि थी। आप देखें कि जो मुगल थे, अली गौहर शासक, उनके अली गौहर शासक थे, तो उन्होंने अंग्रेजों से जो संधि की थी उसमें क्या था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है उन्होंने अंग्रेजों को दे दी थी। और अंग्रेजों ने भी जो क्या था, अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद जो मिला था मुगल बादशाह को दे दिया था। ये एक बड़ी संधि थी अपने आप में, इतिहास की ओर से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इसकी चर्चा हो गई। मद्रास की संधि को देखें। मद्रास की जो संधि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी, और ये एक बड़ी संधि थी क्योंकि जो अंग्रेजों की अजेयता थी उस पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, इस मतलब संधि करने के लिए विवश कर दिया था। तो ये भी बड़ी चर्चित रही। अब बचती है सालाबाई की संधि। देख लें, अंग्रेजों और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें ये हुई थी। और इसमें भी क्या हुआ था कि मराठे जो है सिंधिया ने इसकी मध्यस्थता की थी। और सिंधिया ने जब इसकी मध्यस्थता की थी तो ये शर्तें थी कि अंग्रेज जो है अंग्रेजों के आंतरिक मामलों में और फ्रांसीसियों की मदद जो है मराठे नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर देंगे। तो ये बात हो गई। इसी तरह मंगलौर की संधि थी। जब टीपू सुल्तान युद्ध के हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो टीपू ने जब मोर्चा संभाला था तब ये मंगलौर की संधि अंग्रेजों और टीपू के बीच हुई थी। तो ये 4 के चारों चर्चित संधियां हैं, अलग अलग पूछी जाती रही है, यहाँ पर एक साथ पूछी गई है, और इसका विकल्प सी सही है। 58 नंबर का प्रश्न हमारे सम्मुख है। अब देखते हैं इसको। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे सम्मुख पूना पैक्ट है, गांधी इरविन समझौता है, क्रिप्स मिशन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन है। नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था, और इसकी समाप्ति जो है 5 मार्च 1931 को हुई थी गांधी इरविन समझौते के माध्यम से। और पूना पैक्ट जो है 1932 की घटना है, 1932 की घटना है। और क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 की घटना है। तो ये 4 के चारों क्रम हो गए हमारे। अब हम मिला सकते हैं। A4 कहीं है, A4 जो है C में है और A में है। तो अगर एक से अधिक जगह है तो फिर हम दूसरे विकल्प को मिलाएंगे।
A4 के बाद अगर देखें तो ये हमारा 31 का है टू। तो हमारे यहाँ दो के दोनों विकल्प में हैं, ये जो दौड़ से बाहर हो चुके हैं इनको काट दिया जाए। तो दो विकल्प हमारे दो जगह पे हैं। अब तीसरे विकल्प की ओर चलते हैं तो 1932 यानी पूना पैक्ट पहले आएगा। C1 हमारा ये पहले है और इस तरह से यही इसका सही उत्तर है। थोड़ी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। देखिए 12 मार्च को गांधी जी अपने 79 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च करते हैं और वहाँ 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होता है। ये भी बहुचर्चित घटनाक्रम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में, ठीक है। और ये आंदोलन गति पकड़ चुका था। तभी 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन जो तत्कालीन वायसराय थे उनके बीच समझौता हुआ, आंदोलन समाप्त हुआ और गांधी जी यानी कांग्रेस को जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाना पड़ा। तो ये बात हो गई दूसरे विकल्प की। तीसरा जो हमारा ये है क्रम में 1932 का घटनाक्रम है, जब रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कम्युनल अवार्ड के माध्यम से भारतीय समाज को तोड़ने का प्रयास किया। एक कुत्सित प्रयास था अपने आप में ये। तो उसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। तो मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच जो है पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें जो आरक्षित सीटें थी वो बढ़ा दी गई थी दलितों के लिए। तो ये तीसरा घटनाक्रम हो गया। और चौथा घटनाक्रम हमारा क्रिप्स मिशन का है। क्रिप्स मिशन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से सहयोग लेने के लिए भारत आया था और इसके जो प्रावधान थे उन पर महात्मा गांधी का एक कथन बहुचर्चित है, बहुत पूछा जाता है। वो ये है, गांधी जी ने कहा था ये जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव हैं एक पोस्ट डेटेड चेक है, उत्तर दिनांकित चेक है, जिसका बैंक शीघ्र समाप्त होने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो ये थोड़ी थोड़ी चर्चा इससे जुड़े विभिन्न तथ्यों की भी हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। ये भी स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा एक बढ़िया प्रश्न है आपके सम्मुख। अप्रत्यक्ष रूप से ये बंग भंग का प्रश्न है, लेकिन घुमा के पूछने की कला देखिए। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, बिल्कुल सही था। और पूर्वी बंगाल और आसाम नाम का एक नया प्रांत बना। बंगाल को बांटा गया, एक पश्चिम बंगाल जिसे हम लोग कहते हैं आज हमारे पास है, भारत में है। दूसरा जो पूर्वी बंगाल और आसाम नाम का एक प्रांत बना, वो आज जिसकी राजधानी क्या हो गई, ढाका हो गई, और वो बांग्लादेश है, तब वो पाकिस्तान की तरफ हो गया था बाद में आज़ादी के बाद। तो आप इस तरह देखें कि क्या है कि पूर्वी बंगाल और आसाम नाम का एक नया प्रांत बना, तो ये भी सही है। और इस तरह से हमारा ये उत्तर सी सही है। दो के दोनों विकल्प सही हैं। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चूंकि अंग्रेजों ने शासन जो था उसमें बंगाल में भयंकर विरोध था, उनके खिलाफ रोष था, क्रांतिकारी गतिविधियां थी, तमाम तरह की गतिविधियां उनके विरोध में वहाँ चल रही थी। और धीरे दिन क्या होता था, वो बढ़ती जा रही थी दिनों दिन। तो उसको रोकने के लिए एक कूटनीतिक फैसला किया, बांटो और राज करो की तरह। उन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया, जिसे बंग भंग कहते हैं, बंग भंग कहा जाता है। और ये बंग भंग जो है बंगाल विभाजन के लिए कहा जाता है। ये 20 जुलाई को इसकी घोषणा की थी। 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी। 7 अगस्त से जो है विरोध में आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था, जो टाउन हॉल है। और ये जो है 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ था। इस दिन को विरोध दिवस, राखी दिवस, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसके पीछे यही था कि जो है हम जो है बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे, तो क्या होगा कि जो ये उबाल है हमारे विरुद्ध, हम उसको ठंडा कर पाएंगे। तो ये हमारी बंग भंग की कहानी, इसके विरोध में जो आंदोलन चला था स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। और ये बंग भंग जो है 1911 में जाके कैंसिल हुआ। 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग थे और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, ब्रिटेन के राजा और रानी आए हुए थे, तो जाके इस बंग भंग को कैंसिल किया गया। और यहाँ से जुड़ी एक बात और पूछी जाती है, इसी दिल्ली दरबार में जो है राजधानी को दिल्ली के रूप में स्वीकार किया गया और 1912 में भारत की राजधानी जो है दिल्ली बनती है। तो ये इससे जुड़ी बहुत सारी बातें और इसका ये सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 60वां है आपके सम्मुख। इसमें है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविधि नहीं, ये गतिरोध है। गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया? तो प्रश्न सरल है तो बहुत महत्वपूर्ण, से जुड़ी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए गतिविधि जो भी समितियां बनती हैं, फार्मूले आते हैं,
तो अमूमन क्या होता है, जो देने वाला होता है, जो जिसका महत्वपूर्ण योगदान होता है उसके नाम पर हो जाती हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति है, तमाम समितियां हैं, कोई भी जांच समिति है। तो उस क्रम में अगर आप देखें तो हमारे पास बी विकल्प यहाँ मौजूद है, उपस्थित है, जो ये बताता है कि राजगोपालाचारी जो मद्रास के बड़े कांग्रेसी नेता थे, स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े अगुआ थे, उन्होंने गांधी जी की सहमति से 10 जुलाई 1944 को ये फार्मूला दिया था, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौते का एक अच्छा प्रयास किया था। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो मुस्लिम लीग को इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग क्या करे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो उठाई गई मांग है भारत की उसमें सहयोग करे और जो अंतरिम सरकार का गठन हो रहा होगा उसमें हिस्सा ले। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो क्या करेंगे कि जो पाकिस्तान अपनी सीमा बता रहा कि हम इनको मिला के देश बनाएंगे, उन मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वयस्क मतदान के माध्यम से उनके मस्तिष्क को जानेंगे, उनके विचारों को जानेंगे कि वो भारत का हिस्सा रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। तो ये CR फार्मूला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला था। और इस तरह से देखें तो एक बड़ी बात यहाँ पर और स्पष्ट होकर आती है कि पहले ऐसे बड़े कांग्रेसी नेता CR थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जिन्होंने क्या किया था, अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम लीग का जो पाकिस्तान की डिमांड थी उसे स्वीकार कर लिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम लोगों की मनोवृत्ति को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे उनके कि वो भारत का हिस्सा रहना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो प्रत्यक्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था और यही हमारा उत्तर है इसका। चलिए अब आगे चलते हैं। इस क्रम में और एक चीज़ ध्यान देना है कि जो इनका फार्मूला था, CR फार्मूला, उसको जिन्ना ने ठुकरा दिया था, अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्रा हैं, उस समय भी चर्चित थे 2019 में ना। और आप जानते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पुस्तकों का भी नाम होता है, अधिवेशन, सम्मेलन और जो है तमाम चीज़ें होती हैं, जो अभियान होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, सैन्य अभ्यास होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो यही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा जीवों की रक्षा के लिए, वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है? तो विकल्प ए में है केवल राज्य के, गलत प्रिंट है ये, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बात तो सही है। केवल मूल तत्वों में नहीं, मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य हैं उनकी बात है। तो अगर आप देखें कि दोनों जगहों पर वन्य और वन्यजीवों की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन की बात हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखी है, उसमें जोड़ी गई है। तो ये हमारा C विकल्प सही है। तो मूल कर्तव्य आप जानते हैं जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर रसिया से लिया गया है। तो ये बातें इसीलिए मैंने कहा कि जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक अच्छा प्रश्न है, देखते हैं। पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछ रहे हैं। पहला है 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो 50% आरक्षण नहीं है, बल्कि 1/3 आरक्षण है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं। जी हाँ, ग्राम सभा एक निकाय है, लेकिन उसमें उसका हिस्सा कौन होते हैं? जो वयस्क नागरिक होते हैं गांव के, सभी लोग नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूसरा विकल्प भी सही है, गलत है। तीसरा है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। तो जी हाँ, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था थी उसमें ग्रास रूट पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और सबसे उच्च स्तर पर कौन था? जिला परिषद था। तो ये हमारा तीसरा विकल्प सही है। और इस तरह से देखें केवल C सही है। ये इस प्रश्न में काफ़ी लोग उलझ भी गए थे, तो ऐसा नहीं है, उलझने में क्या दिक्कत। थोड़ी सी पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा कर लेते हैं। आप देखें कि अनुच्छेद 40 में हमारे यहाँ ये वर्णन है कि राज्य जो है पंचायतों के संवर्धन के लिए कार्य करेगा, उनके गठन के लिए कार्य करेगा। इसके पीछे गांधी जी का सपना भी था कि जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो अपनी सुविधाओं, अपनी समस्याओं का हल ढूंढे। सही सी बात है कि दिल्ली में बैठकर कोई या लखनऊ में बैठकर या किसी राज्य की राजधानी में बैठकर कोई उस गांव की समस्याओं को हल नहीं कर सकता, वहाँ का वाजिब हल नहीं ढूंढ सकता। इस तरह से ये एक तर्कसंगत व्यवस्था थी जो अनुच्छेद 40 में जिसे स्थान दिया गया। और 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू हुआ था, उन सभी का
मूल्यांकन करने के लिए वो कितने सफल हैं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। पंचायती राज व्यवस्था के जो सिफारिश आई थी वो BR मेहता, बलवंत राय मेहता समिति की गठित की गई थी जनवरी 1957 में। 16 जनवरी 1957 में ये समिति गठित की गई थी और इसने नवंबर में जो है 24 नवंबर को अपनी सिफारिश दे दी थी 1957 में। इस सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद जो हमारा होता था योजना आयोग के बाद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो उसमें वहाँ पर इसे स्वीकार कर लिया गया था और प्रयोग के तौर पर आंध्र प्रदेश में इसको लागू भी किया गया था। तो बाद में 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने इसका जो है इस पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक उद्घाटन किया था राजस्थान के नागौर जिले से। इस पंचायती राज व्यवस्था में BR मेहता ने सिफारिश जो की थी वो त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। 3 स्तर में, उच्च स्तर पर जिला परिषद, मध्य स्तर पर कौन था, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक होती थी, ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत, और तीसरे स्तर पर ग्राम पंचायत। तो ये बात हो गई पंचायती राज व्यवस्था की। थोड़ी सी और देख लेते हैं। बाद में 1985-86 में और बाद में जो है 93 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे जो है कानूनी या संवैधानिक ढांचा प्रदान किया गया। तो ये बात हमारी थोड़ी सी पंचायतों के बारे में। अनेक समितियां थी, जिसमें अशोक मेहता भी समिति थी, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति भी थी, और लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति जो थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसी ने जो है ये सिफारिश की थी कि जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक ढांचा दिया जाए, संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाए, साथ ही साथ इन पंचायतों का नियमित चुनाव कराया जाए। तो इन पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और अगर किसी भी दशा में बीच में ये गड़बड़ होता है, मतलब विघटित होती है, तो क्या होता है 6 महीने के अंदर हमें चुनाव कराने होते हैं। तो ये सारी बातें हो गई और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक अच्छा प्रश्न आपके सम्मुख है। वो है किसान मजदूर शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो हमारा RTI एक्ट है इससे संबंधित है। RTI एक्ट 2005 से। इसका मुख्यालय राजस्थान में है और आप देखिए अरोड़ा राय का नाम इससे जुड़ा हुआ है। अरोड़ा राय का अक्सर पूछा भी जाता है कि RTI से जुड़ा कौन सा नाम है, तो अरोड़ा राय का है, निखिल डे है, शंकर सिंह है, इत्यादि के नाम इससे जुड़े हुए हैं। तो ये भी पूछा जाता है, तो इसलिए हमने आपसे इसकी भी चर्चा शॉर्ट में, संक्षिप्त में कर दी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न में से कौन शामिल नहीं है? पूछ रहे हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जो कार्यक्रम है उनमें कौन सा जो है सम्मिलित नहीं, कौन सा कार्यक्रम? तो आप देखें कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता जो कार्यक्रम है वो गरीबी रेखा से जो लोग नीचे होते हैं उनके कल्याण के लिए होता है, उनके सहयोग के लिए, जैसा कि नाम से ही सामाजिक सहायता। तो अब इसमें देखते हैं, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ कार्यक्रम बिल्कुल है, अन्नपूर्णा योजना भी है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इसका हिस्सा नहीं है और इसका सही यही उत्तर होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है ना कौन सा सही नहीं है, तो ये हमारा होगा। देखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता जो कार्यक्रम है उसमें विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, परिवार लाभ कार्यक्रम है, अन्नपूर्णा योजना है, जबकि ये योजना शामिल नहीं है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? देखिए 2020 वाले प्रश्न पत्र में ये था, कथन कारण में था, ये यहाँ डायरेक्ट है, वहाँ क्या था, थोड़ा सा कथन कारण के रूप में था, नाम नहीं था, तो थोड़ा सा टेस्ट बदला था, मामला सब वही है कि, और खासकर अगर इस तरह से चर्चाएं कर लेते हैं तो क्या होता है कि आप उसके दूसरे पक्ष को, यानी उसमें जो परिवर्तन करके प्रश्न आने की संभावना होती है उस तक आपकी पहुँच संभव हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो केसी ह्वीयर है। केसी ह्वीयर ने भारत के संविधान का जो अध्ययन किया उसके बाद अपने जो फाइंडिंग्स थी उसको बताते हुए कहा कि भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक है। ये अर्धसंघात्मक है। देखिए भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण और संघात्मक लक्षणों की चर्चा होती है। संघात्मक लक्षण, हमारा राज्य कई राज्यों का संघ है तो राज्यों को जो झुकाव है उसका वो संघात्मक लक्षण कहे जाएंगे, और जो पूरा एक मानकर जो होता है वो एकात्मक लक्षण मानेंगे।
ठीक है। तो अगर इस तरह से इन्होंने जो अपना फाइंडिंग्स था, वो था, निष्कर्ष था, वो बताया कि भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ज़्यादातर शक्तियां हैं, वो किसकी तरफ है? एकात्मक लक्षण की तरफ है। जैसे एकल नागरिकता है, इकहरी न्यायपालिका है, एक संविधान है। तो ये सब किसके फेवर में है? एकात्मक लक्षण है। और जो संघात्मक लक्षण है वो भी बहुत कम है, इसीलिए उन्होंने संघात्मक को ही आधा किया था, संघात्मक को पूरा नहीं कहा था। ये एकात्मक के संदर्भ में भी कथन कह सकते थे, तो इन्होंने इसको अर्ध संघात्मक कहा था। इसकी चर्चा हम लोगों ने वहाँ उसमें डिटेल की थी, फिर भी थोड़ी सी यहाँ चर्चा हमने कर दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न देखिए, इस तरह के प्रश्न यहाँ अब तक कई आ चुके हैं, ठीक है। इसी क्रम में ये भी है कि जो कई घटनाएं दी गई हैं इस भारत से संबंधित, और उनका सीक्वेंस मिलाना है कि कौन पहले कौन सी बाद में। तो महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था बिल्कुल। अगर आप देखें तो 26 अक्टूबर को जो है 1947 को इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जब कबायलियों ने आक्रमण कर दिया था, क्योंकि उससे पहले कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 1950 को। और जम्मू कश्मीर के जो प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया था, ये 1952 की घटना है, 1952 की। और जम्मू कश्मीर राज्य का जो अपना स्वयं का एक संविधान लागू हुआ था, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है अब हाल फिलहाल, तो वो जो है 26 जनवरी 1957 की घटनाक्रम था। इस तरह से अगर आप देखें तो सबसे पहले 47, फिर 50, फिर 52, फिर 57। तो 1 2 3 4 क्रम है। ऐसा मिलता तो नहीं कि कहीं एक ही जगह 1 2 3 4 एक साथ मिले। और इस तरह से अगर आप देखें तो विकल्प सी में इसका सही उत्तर है 1 2 3 4। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन गलत लिख दिया गया है यहाँ, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए, दूसरे को कारण कहा गया है, और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है। आप देखें, कथन है केंद्रीय कानूनों का जो संवैधानिक वैधता है, उसमें भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी अनन्य अधिकारिता है। यानी जो केंद्र सरकार हमारी कानून बनाती है, उसका जो न्यायिक परीक्षण होगा, उसकी औचित्य का जो परीक्षण होगा, वो सर्वोच्च न्यायालय के पास ही अधिकार है, ठीक है। दूसरा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। ये कथन कई बार यूपीपीएससी में रिवाइज हुआ है, पूछा गया है, तो ये भी सही है। दो के दोनों विकल्प सही हैं और सही भी है। इसकी व्याख्या करने में इसलिए सक्षम है क्योंकि कह रहा कि हम संरक्षक हैं, तो हम संरक्षक हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम किसी चीज के औचित्य को परखें, सही या गलत को बताएं। तो ये दोनों के दोनों विकल्प सही हैं तथा सही व्याख्या भी है, और ये इसका सही उत्तर ए है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था की हम चर्चा कर रहे थे, इससे जुड़ा हुआ 4 से 5, 3, 2 कुछ न कुछ तो प्रश्न रहता है, चाहे वो किसी रूप में रहे। और ये प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस का कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, उसी संदर्भ में मनाया जाता है। और आजकल तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, पहले तो उतना नहीं सुनने को मिलता था। तो ये हमारा इसका सही उत्तर डी है। अब क्या है कि दिवस से संबंधित प्रश्न पर्याप्त पूछे जा रहे हैं, हर जगह पूछे जा रहे हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास 70 नंबर का प्रश्न, और इसके बाद 5 प्रश्न शेष बचेंगे। 42वें पूछ रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो जो श्रमिक हैं उनको प्रबंधन में, मैनेजमेंट में हिस्सा कब दिया गया? ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43A के माध्यम से दिया गया, और इसका ये सही उत्तर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप क्या है ना? प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है पूछ रहे हैं। तो यह लागू किया जा सकता है? नहीं, यह लागू नहीं किया जा सकता। संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रीमेबल है, वो एक सार है, वो एक आदर्श है जिसके अनुरूप हमें चलना होता है। उसे लागू करने का कोई वो चर्चा नहीं है, और यही इसका सी उत्तर है, ठीक है।
अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत या शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इस जो है 162 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 162 के अंतर्गत जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वर्णित है हमारे संविधान में, जबकि अन्य सही नहीं है। थोड़ा सा राज्यपाल की पदावधि की अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये 5 साल होता है और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता तो 5 साल है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कोई व्यक्ति राज्यपाल का पद धारण कर सकता है, सुशोभित कर सकता है या इस पद पर कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, अब 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के स्वरूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है मार्कंडेश्वर। ये जो है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और मरकंडा गांव है वहाँ पर स्थित है। उस समय चर्चा में था, अगर आप देखें कि 2019 में जो इसका जीर्णोद्धार इत्यादि से संबंधित कुछ फैक्ट चर्चा में था, तो इसीलिए पूछा गया। ये बेनगंगा नदी के तट पर है और इसका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, करंट अफेयर्स का 2019 का प्रश्न है। तो 2019 का ही करंट अफेयर्स यहाँ पर दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। डोरियन बहामास, बिल्कुल डोरियन बहामास में था, आया हुआ तूफान था। और दूसरा लेकिमा चीन, मिला लेते हैं, लेकिमा चीन, डोरियन बहामास मिला लेते हैं। C2 कहीं है, तो C2 2 जगह है, D में है और B में है। तो E इस तरह A और C इस दौड़ से, सही उत्तर की दौड़ से बाहर हो गए। B और C में हमें मिलाना होगा। अब देखें कि A1 है कहीं, A1 B में है, A1 है, तो A1 D2 C2 हमें मिल रहा है और यही इसका सही उत्तर होगा। अन्य को भी मिला सकते हैं आप, जो है हेजीबीस जो है ये जापान में है, मिटांग जोजू दक्षिण कोरिया में है और ये हमारा सही उत्तर है, 74 का B है। आखिरी प्रश्न हमारा आज के सेशन का है 75 नंबर पर, जो हमारा आखिरी प्रश्न है करंट अफेयर्स का है। अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित किया। तो राष्ट्रमंडल देशों में जो इनका कार्यालय होता है उच्चायोग कहलाता है, और राष्ट्रमंडल के अलावा जो होते हैं वहाँ राजदूत होते हैं। इस चीज़ को भी समझते रहिए, बहुत पूछा जाता है ये। तो अक्टूबर 2019 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका का एक देश है सियरा लियोन, यहाँ पर जो है स्थापित किया था अपना उच्चायोग। तो इसका उत्तर डी है। करंट अफेयर्स का प्रश्न था, उस समय चर्चा में था, अक्टूबर 2019 की घटना ही यहाँ पर पूछी गई है। तो इस तरह से आज हमारे 75 प्रश्न कंप्लीट हुए क्वेश्चंस। अब अगले मुलाकात में हम लोग, अगली क्लास में हम लोग जो है, अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, 75 से 100 की ओर बढ़ेंगे, 100 की ओर चलेंगे, ठीक है। और इस क्रम को निरंतर बनाए रखेंगे। और चलते चलते आपसे ये भी कहना है कि हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और देखने के लिए आपको धन्यवाद भी है। साथ ही साथ ये निवेदन है कि और भी क्लासेज यहाँ पर शाम को चलती हैं लाइव, उनसे भी जुड़ें और लोगों को जोड़ें। चैनल हमारा बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद, नमस्कार।